गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपका टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ। देखिए, जो अभिक्रिया की कोटि है वो हम आपको बता चुके हैं क्या होता है ना। अभिक्रिया की कोटि अगर याद हो तो वो अभिकारक अणुओं या परमाणुओं या आयनों की वह संख्या होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अब आपके पास कोई अभिक्रिया दी हुई है और उसकी हमें कोटि ज्ञात करनी है, तो आपको क्या क्या विधियां अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहली विधि है समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, देखिए, आप मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए वेग समीकरण का उपयोग करते हैं और फिर उससे आप कोटि पता कर लेते हैं। तो अब देखो, माना ये अभिक्रिया आपने ले ली, एक ए गिव्स अस उत्पाद, ए हमारे अभिकारक हैं और इससे उत्पाद बन रहा है। तो वेग का पीछे आपने फॉर्मूला सीखा है ना कि वेग इज इक्वल्स टू होता है के, ये आपका वेग स्थिरांक है के, और ए की घात एन, जहाँ पर एन आपकी अभिक्रिया की कोटि रहेगी, है ना। ए आपके अभिकारकों की सांद्रता है। अब इस वेग समीकरण को हम अवकलित वेग समीकरण कहते हैं और इस समीकरण का समाकलन करने पर इसे समाकलित वेग समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, इस अभी जो आपके पास अभिक्रिया से जो वेग समीकरण बनी थी उसको आपने समाकलित फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं लॉग लेने पर, तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं होंगी उस केस में k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। ए नॉट क्या है, आपके पास किसी भी अभिक्रिया की जब शुरुआत कर रहे हैं, जब आपने समय बराबर 0 लिया हुआ है, उस समय अभिकारकों की सांद्रता। और ए क्या है, जब अभिक्रिया t समय तक हो चुकी है उस समय अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर a मतलब इनिशियल, बिल्कुल शुरुआत में क्या सांद्रता थी, और a माइनस एक्स, एक्स मतलब कितने अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो चुके हैं। जब आप द्वितीय कोटि अभिक्रिया को समाकलित वेग समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो ये समीकरण ये बनती है। यहाँ पर 1/t, इधर था आपका 2.303 अपॉन टी, इस केस में इट इज़ 1/t। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉग लेके a अपॉन ए नॉट करना था, यहाँ पर आपको कोई लॉग नहीं लेना है, केवल x अपॉन ए माइनस एक्स करना है। ठीक है, a माइनस एक्स तो a नॉट है ही, ये a है। तो ये वाली जो आपने अभिक्रियाओं की समीकरण बनाई है, ये समाकलित नियम वेग समीकरण द्वारा बनाई है। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। उदाहरण 6 अगर आप बुक में देखोगे, ये अभिक्रिया है N2O5 गिव्स अस NO2 प्लस NO2। एक प्रयोग में निकलने वाली ऑक्सीजन का आयतन के मापन करके अभिक्रिया की प्रगति ज्ञात करने के लिए निम्न डेटा प्राप्त होते हैं। तो ये इन्होंने समय 0 पर ऑक्सीजन का मान इतना है, समय 300 सेकेंड्स पर ऑक्सीजन का मान इतना है, 600 सेकेंड्स पर ऑक्सीजन का मान इतना है, वगैरह वगैरह, इस तरह पूरा डेटा दे दिया। ठीक है, अब आपको इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम, वेग स्थिरांक और कोटि ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की मान ली। प्रथम कोटि की मानने के बाद इसमें समीकरण जो आपने पीछे फॉर्मूला भी देखा था, k इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग a अपॉन ए नॉट, वो वैल्यू अप्लाई करी। जब t इन्फिनिटी है उस समय ऑक्सीजन का आयतन इन्फिनिटी है। ठीक है, और जब t समय पर Vt, ये ऑक्सीजन का आयतन हो गया, और ये अनुपात है N2O5 की सांद्रता के। N2O5 हमारा अभिकारक है। ठीक, अब A जो होगा वो V इन्फिनिटी के इक्वल होगा और X जो होगा वो Vt के इक्वल होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। इन वैल्यूज़ की हेल्प से आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो V इन्फिनिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो ले लिया, और जौन सा भी टाइम आप ले रहे हो, जैसे अगर आप टाइम लोगे 300 सेकेंड्स तो यहाँ पर Vt लेना पड़ेगा 3.42। तो उस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके आपने 300 सेकेंड्स पर, 600 सेकेंड्स पर, हर के लिए अलग अलग k का मान सॉल्व करके देखा, तो वो लगभग सेम आता है। ठीक है,
अब ये लगभग सेम आ रहा है, यानी कि जो हमने शुरू में जो माना था कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो हमारा मानना सही था और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर यहाँ पर के का मान सेम नहीं आता तो इसका मतलब जो ये वाला फॉर्मूला है ये इसके लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, अब आप इसके लिए वेग समीकरण बनाएंगे तो वो बहुत सिंपल होगा। वेग इज इक्वल्स टू के N2O5 की पावर 1, क्योंकि कोटि 1 हमने देख ली। समझ में आ गई? तो इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारे पास पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा के देख लिया, के का मान सेम आ गया तो उसकी कोटि 1 है। अगर मान लो सेम नहीं आता तो आप सेकंड द्वितीय कोटि की अभिक्रिया लगा के देख लेते और उसका मान सेम आ जाता। ठीक है, अब दूसरा मेथड है आपका ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में अगेन आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होंगी उसमें वेग इज इक्वल्स टू a⁴ होगा, द्वितीय में a² के साथ और तृतीय में a³ के साथ। अब इसको अगर हम अभिक्रिया के वेग को और अभिकारकों की सांद्रता को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास दर और सांद्रता, जब शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा। हमारे पास अलग अलग टाइम पर पता होगा कि सांद्रता इतनी है तो दर इतना, सांद्रता इतनी तो दर इतना, ऐसे करके हम पॉइंट्स लगाएंगे। इस पैरेलल लाइन आ गई तो वो शून्य कोटि अभिक्रिया। हम सांद्रता की वैल्यू के साथ अगर ऐसी ग्राफ ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो प्रथम कोटि। सांद्रता के स्क्वायर के साथ अगर हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा है स्ट्रेट लाइन तो वो द्वितीय कोटि, और सांद्रता की क्यूब के साथ अगर आ रहा है तो तृतीय कोटि। ठीक है, तो ये वाला मेथड कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके पास सांद्रताएं पता हैं, सांद्रताओं के सिंगल वैल्यू या डबल पावर या ट्रिपल पावर, उनके हिसाब से आप प्लॉटिंग करोगे। जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी वही उसकी अभिक्रिया की कोटि डिसाइड कर देगी। ओके, अब थर्ड आपके पास है अर्ध आयु विधि। अर्ध आयु क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अर्ध आयु मतलब जब आपके पास कोई अभिक्रिया शुरू करी है हमने, मान लो 100 ग्राम्स अभिकारक से, अभिक्रिया चलती जा रही है, जितने समय पे हमारे अभिकारक 50 ग्राम्स रह जाएंगे, बिल्कुल हाफ, आधे रह जाएंगे, उस समय को हम बोलते हैं अर्ध आयु। ठीक है, तो अर्ध आयु इसको हम T½ से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर T50, 50% है ना, क्योंकि आधा, तो T50 या T½ जैसे भी आप चाहें तो उस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और T½ से आप अभिक्रिया की कोटि ऐसे निकाल सकते हैं। T½ अगर आपको मालूम है तो T½ इज इक्वल्स टू स्थिरांक अपॉन अभिक्रिया की कोटि -1। ठीक है, तो अब इसमें कैसे होगा आपके पास ये अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेते हैं तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपके पास ये फॉर्मूला था, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A/AX। T आपको पता करना, तो हमने T वहाँ शिफ्ट कर दिया और K यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर T½ ले रही हूँ तो ये मालूम है कि सांद्रता शुरुआत में जितनी भी थी उस समय के बाद उसकी आधी रह चुकी है, तो ये बन गया A/2। इसको हम जब सॉल्व करते हैं A से A कैंसिल, log 2, और log 2 का मान होता है 0.3010। इस पूरी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो T½ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, लेकिन ये ध्यान रखना ये केवल प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए है। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए पूछ सकते हैं। जैसे देखो इसमें अभी नहीं है, अनसॉल्व में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपको सिंपल वाला फॉर्मूला के हिसाब से दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बस अब आपके उदाहरण है बेटा। हाँ, एक है आपकी अब नंबर 4 ऑस्टवाल्ड पृथक्करण विधि या प्रारंभिक दर विधि। ऑस्टवाल्ड पृथक्करण विधि, इस केस में आप क्या करते हैं, जब अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक उपस्थित हों तब आप इस विधि को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस केस में जितने भी अभिकारक हैं सभी अभिकारकों के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटियों को जोड़कर फिर अभिक्रिया की कुल कोटि पता की जाती है। क्लियर, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसमें आप केवल विधि का नाम ही लिख देंगे,
इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल में आप मत करिए, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम आप पढ़ लीजिए कि अभिक्रिया की ऑसवाल्ड पृथक्करण विधि और इस विधि में क्या किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं इसकी डिटेल्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसके बाद मैं चेक पॉइंट 7.3 का पिक आपको ग्रुप में अपलोड कर दूँगी, आप लोग फिर उसे सॉल्व करेंगे।